हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र काद्यान। आज मैं डिस्कस करूंगा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो मूवमेंट है और उसके जो इफेक्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने बोला कि वैसे ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्लाइमेटोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी जो एटमॉस्फेयर की है उसको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब एटमॉस्फेयर में वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड गैसियस मूवमेंट नहीं होगी, या एटमॉस्फेयर में एयर की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगी, तो एटमॉस्फेयर स्टेबल कहा जाएगा। पर अगर एटमॉस्फेयर में वर्टिकल मूवमेंट है, एयर की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो एटमॉस्फेयर इनस्टेबल कहा जाता है। मैं आपको एक एनिमेशन की हेल्प से दिखाना चाहूंगा कि जब एयर किसी भी एरिया में वार्म अप होती है, उसकी हीटिंग होती है, तो वो कैसे ग्रेजुअली अपवर्ड मूव करती है। तो यहाँ पर एक एनिमेशन है, इसमें आप देखेंगे ये एक्चुअली एयर की अपवर्ड मूवमेंट है। जब एयर गर्म हो जाएगी तो ग्रेजुअली एयर अपवर्ड मूव करेगी, और यहाँ पर ये जो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये कोई एक एयर पैकेट है, एयर पार्शियल है, वॉल्यूम है ये एयर का। जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेंगे ये एक्सपेंड करते हुए भी आपको दिखेंगे, तो ये इनस्टेबल एटमॉस्फेयर है। तो स्टेबल और इनस्टेबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एटमॉस्फेयर में वर्टिकल मूवमेंट है तो एटमॉस्फेयर इनस्टेबल है, और अगर एटमॉस्फेयर में वर्टिकल मूवमेंट नहीं है तो एटमॉस्फेयर स्टेबल है। अब जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, इसको जानना क्यों जरूरी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर में जब वर्टिकल मूवमेंट होती है ना, जब हम सी लेवल से अपवर्ड मूव करें या डाउनवर्ड मूव करें, तो क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। ऑलरेडी टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में डिक्रीज करता है, और अगर हम अपवर्ड मूव करते हैं तो इस टेम्परेचर के डिक्रीज के कारण क्या होगा, जो राइजिंग एयर है ना, उसमें कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज करेंगे, कंडेंस करेंगे, और जैसे जैसे एयर की कूलिंग होगी, अगर उसमें ह्यूमिडिटी है तो क्लाउड फॉर्मेशन भी होगा। तो अगर एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन है तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी होगी, एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, और ये एयर की अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन अफेक्टेड होती है। अगर एयर अपवर्ड मूव कर रही है, उसमें मॉइस्चर है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी। अगर एयर में बेशक कुछ मॉइस्चर है पर वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो उसमें क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट है उसके कारण, मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की बात कर रहा हूं, उसके कारण एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जिस एरिया में एयर डाउनवर्ड मूव करेगी वहां पर एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, मींस विजिबिलिटी थ्रू द एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा। उस एरिया में क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप समझ पा रहे हो कि अपवर्ड मूवमेंट से ट्रांसपेरेंसी घटेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब एयर डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो कंडेंसेशन नहीं हो सकता। इसलिए जिस एरिया में एयर नीचे की तरफ आएगी, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बनी रहेगी। पर एयर की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण, मींस एयर में जो सर्कुलेशन डेवलप होता है, इनस्टेबिलिटी आती है, उसके कारण किसी भी प्लेस पर एयर प्रेशर में चेंज भी आएगा। अगर एयर में स्टेबिलिटी है, एयर में मूवमेंट नहीं है, तो एयर प्रेशर मोर और लेस सेम बना रहेगा। पर अगर एयर में अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है तो किसी भी प्लेस पर एयर प्रेशर में चेंज आएगा। जब एयर अपवर्ड मूव करेगी तो एयर प्रेशर डिक्रीज करता है,
ऑलरेडी एयर प्रेशर के रिगार्डिंग जो मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वीडियो जो डाल रखी है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर एयर डाउनवर्ड मूव करेगी तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर की, उसके कारण एयर प्रेशर वेरिएशन आता है। और आप लोगों को यह भी आइडिया है कि जब एयर प्रेशर चेंज होता है तो उसके कारण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वो डेवलप होगा। मींस अगर किसी एरिया में एयर अपवर्ड मूव कर रही है तो दूसरे एरिया में एयर नीचे भी आएगी और वहां से एयर अर्थ सरफेस पर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है जब एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी आती है। तो ये जो इनस्टेबिलिटी है इसके कारण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की डेवलपमेंट होती है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग होती है। प्लस ये जो एटमॉस्फेरिक मूवमेंट है अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसके कारण फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हायर एटमॉस्फेयर, पोल्यूटेंट्स की मूवमेंट होती है। और केवल पोल्यूटेंट्स की ही नहीं, मॉइस्चर और हीट का भी ट्रांसफर हो सकता है या होता है अपवर्ड एटमॉस्फेयर में थ्रू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर। और एयर की ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है, कुल मिलाकर ये किसी भी एरिया के वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस। इसलिए हमें एटमॉस्फेयर में जो स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी है उसको जानना चाहिए। अब आपको मैं यहां पर इस इमेज के हेल्प से स्टेबल और अनस्टेबल एयर जो है उसके मतलब को थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, अगर ऐसा हो कि जो एयर है उसके ऊपर जो एयर है एटमॉस्फेयर में, कोई भी एक एयर पार्शल है, जैसे ये पूरा का पूरा एक एटमॉस्फेयर का कॉलम है और इसमें ये एयर पार्सल है, इसके सराउंडिंग में भी एयर है, पर इस सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर अगर इसके बराबर है तो ये एयर अपनी जगह पर ही होगी। अगर सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से अगर कम हो जाएगा तो ये एयर अपवर्ड मूव करेगी। पर स्टेबल एटमॉस्फेयर के केस में क्या होगा, जो ऊपर वाली जो एयर होगी उसका टेम्परेचर जो नीचे एयर है उससे ज्यादा होगा, इसलिए ये एयर अपवर्ड मूव नहीं कर पाएगी। या हायर हाइट से भी एयर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी, उसमें स्टेबिलिटी डेवलप होगी। जैसे यहां पर इस हाइट पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इस एयर पार्सल का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर एयर की डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। और आप लोगों को आइडिया होगा, अगर टेम्परेचर कम है एयर का तो एयर डेंसर होगी। और डेंसर एयर का मतलब क्या? डेंसर एयर का मतलब एयर हैवियर होगी। अगर ये एयर हैवियर है आसपास की एयर के कंपैरिजन में तो ये नीचे की तरफ आएगी। यहां पर देखिए 10 डिग्री सेल्सियस आसपास के एयर का टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नीचे की तरफ आएगी। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर की टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की होती है। और जब एयर ग्राउंड पर पहुंच जाएगी या उस एरिया में पहुंच जाएगी जहां पर उसकी सराउंडिंग में एयर का टेम्परेचर उसके बराबर है, तो एयर की फर्दर मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो स्टेबल एटमॉस्फेयर में एयर की नीचे आने की टेंडेंसी होती है या जिस हाइट पर है वहीं पर वो रुका रहेगी। अगर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा, एयर का जो टेम्परेचर होगा ना वो सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस है। इस यहाँ पर जो एयर है इसका टेम्परेचर मान लेता हूं मैं 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे ज्यादा इसका है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। यहां पर टेम्परेचर, ये जो एयर यहां से उठकर आई, अगर इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। इस हाइट पर अगर जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो 17 डिग्री सेल्सियस है तो ये फर्दर अपवर्ड मूव करेगी। ये जब तक अपवर्ड मूव करती रहेगी जब तक इसकी सराउंडिंग के एयर का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेबल और जो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट
उसमें टेम्परेचर का लैप्स रेट क्या है, मींस जो एटमॉस्फेयर है वो किस रेट पर कूल हो रहा है, उसकी कूलिंग किस रेट पर है। और जो राइजिंग एयर है, राइजिंग एयर का जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। और अपवर्ड मूविंग जो एयर होगी उसकी कूलिंग होगी, इसलिए उसको एडियाबैटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हैं, और उसके रेट को एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं अगर एयर की जो कूलिंग हो रही है वो स्लो है इन्वायरमेंट की कूलिंग के कंपैरिजन में, तो एयर कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगी और जो एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल बना रहेगा। अब जो एयर की कूलिंग है, एयर के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, जो एयर का मतलब क्या, जो मूविंग एयर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या, या एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, जिस एयर में मूवमेंट नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान रखेंगे एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट का मतलब आप समझेंगे कि वो पार्ट एटमॉस्फेयर का जिसमें एयर की मूवमेंट नहीं है, और एयर का मतलब या एयर पार्शियल का मतलब या एयर वॉल्यूम का मतलब आप ये समझेंगे कि ये एयर या तो अपवर्ड मूव कर रही है या डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, जैसे यहां पर ये एयर पार्शियल या एयर वॉल्यूम है और इसके आसपास की जो एयर है ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर है। तो देखते हैं एयर की असेंडिंग और डिसेंडिंग के कारण उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आता है। यहां पर देखिए ये एयर पार्सल है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसके सराउंडिंग में ये जो भी गैसेज है ये एटमॉस्फेयर है। जब ये एयर ज्यादा वार्मर होगी अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में तो क्या होगा, अपवर्ड मूव करेगी। जब एयर अपवर्ड मूव करती है तो एटमॉस्फेयर नियर दी अर्थ सरफेस ज्यादा डेंसर होता है। ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। ऑलरेडी एयर प्रेशर के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेयर कंपोजिशन के रिगार्डिंग जो भी मैंने वीडियोस दी हैं उनमें ये सारी चीजें आपको मैंने बता रखी हैं। तो एयर जब अपवर्ड मूव करेगी तो एयर में एक्सपेंशन होता है, क्योंकि ऊपर जो गैसेज है वो कम डेंसर हैं, तो एयर को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। और जैसे जैसे एयर अपवर्ड मूव करेगी तो उसकी एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन के कारण इसकी जो एनर्जी थी, इसमें जो टेम्परेचर था, हीट था, वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसलिए इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फर्दर जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो फर्दर क्या होगा, फर्दर इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा और वो जो एनर्जी थी वो और लार्जर एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसलिए इसका टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ द एयर। जो एयर अपवर्ड मूव कर रही है इसमें कॉन्टिन्यूसली कूलिंग हो रही है, और दो चीजें होती हैं एडियाबैटिक एंड डियाबैटिक। एडियाबैटिक हीटिंग या कूलिंग का मतलब है कि एयर पार्शियल के टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज होगा बिना एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी को रिलीज किए या एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किए। मींस एयर के वॉल्यूम में चेंज के कारण ही एयर के टेम्परेचर में चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि एयर बाहर हीट रिलीज कर रही है या बाहर से हीट गेन कर रही है और उसके कारण एयर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। नहीं, एयर के वॉल्यूम में चेंज आया इसलिए एयर का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो गया, उसको एडियाबैटिक बोलते हैं। और डियाबैटिक का मतलब क्या है, डियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि एयर को बाहर से एनर्जी मिल रही है या एयर एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज कर रही है। मींस ये जो एयर पार्शियल है अगर सन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये डियाबैटिक इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है। अगर ये एयर कॉन्टिन्यूसली अपनी हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज करे और उसके कारण इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो तो उसको डियाबैटिक डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये अपवर्ड मूव करने पर क्या हो रहा है, एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर है, और एक्सपेंशन के कारण ये टेम्परेचर में चेंज आया। अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे एयर डाउनवर्ड मूव करे, तो जब एयर डाउनवर्ड मूव करेगी तो डेंसर मीडियम में एयर एंटर करेगी, एयर पार्शियल का जो वॉल्यूम है
उसमें कंप्रेशन के कारण डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा, तो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर था तो नीचे आने पर जो भी कंप्रेशन हुआ और इस एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनमें कोलिजन हुआ, हीट जनरेट हुई, तो यहां पर क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर ये फर्दर डाउनवर्ड मूव करेगी तो वही प्रोसेस फिर रिपीट होगा और एयर का टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इंक्रीज हुआ कंप्रेशन के कारण, यहां पर एयर का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ एक्सपेंशन के कारण, और इस प्रोसेस को जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कारण जो एयर के टेम्परेचर में चेंज आएगा उसको एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर या एडियाबैटिक कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ द एयर पार्शियल बोलते हैं। जो जिस रेट से एयर अपवर्ड मूव करने पर कूल होगी उसको एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, और ये दो टाइप का होगा, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर एंड वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो ये दो होते हैं, और जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर होता है ये जनरली 6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये जनरली 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, और जो वेट होता है ये जनरली 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। कुछ बुक्स में ये 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर भी आपको दिया जाएगा, मिलेगा, तो ये दोनों फिगर ही आपको याद रखनी है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो अब आपको स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को जानने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के लिए दो रीजंस या दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए थर्मल फैक्टर में क्या होगा, किसी भी एरिया में इंसोलेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एयर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो अपवर्ड मूव करेगी। या ऐसा हो सकता है कि किसी एरिया में इंसोलेशन बहुत कम है तो वहां पर एयर की कूलिंग होगी और वो डेंसर हो जाएगी और वहां पर एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के लिए थर्मल फैक्टर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। दूसरा है डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक फैक्टर में क्या है, अर्थ की रोटेशन के कारण जो एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पर जो असर आएगा वो डायनेमिक फैक्टर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सब पोलर एरियाज हैं, सब पोलर एरियाज में पोलर एरियाज से और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां से एयर आकर कन्वर्ज करती है और उसके बाद एयर में अपवर्ड मूवमेंट होती है। तो ये जो एयर में अपवर्ड मूवमेंट है ये किसके कारण है, ये टेम्परेचर के कारण नहीं है बल्कि अर्थ के रोटेशन और एयर की कन्वर्जेंस के कारण है। जब अर्थ का रोटेशन होगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा और उसके कारण एयर की अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो यहां पर सब पोलर एरियाज में जो एयर की अपवर्ड मूवमेंट है वो डायनेमिक फैक्टर के कारण है, ना कि थर्मल फैक्टर के कारण। तो ये है फैक्टर्स एंड रीजंस। उसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर एटमॉस्फेयर स्टैटिक है तो उसमें अपवर्ड मूव करने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर NLR। और जो एटमॉस्फेयर में अपवर्ड मूव करने पर, ये तो एवरेज जो डिक्रीज या इंक्रीज होगा टेम्परेचर का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने पर। एक होता है जो रियल में जिस रेट से टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने पर, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर और इन्वायरमेंट लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर आपको एक ही कंसिडर करना है, इसमें यहां पर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है या जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो एटमॉस्फेयर में अपवर्ड मूव करने पर किस टाइप से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो है। और अगर मैं ड्राई एडियाबैटिक या वेट एडियाबैटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूं तो ये जो एयर मूव करेगी उसमें टेम्परेचर का चेंज होगा, और दोनों में टेम्परेचर का चेंज अलग अलग होता है। जो एयर की मूवमेंट है उसमें जो टेम्परेचर का चेंज आएगा वो डिफरेंट होगा, और जो उसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है उसमें जो टेम्परेचर का चेंज आएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करने पर वो अलग होगा। अब समझते हैं इन टर्म्स को। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है,
स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब जो भी एयर है, जो भी एटमॉस्फेयर है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक एटमॉस्फेरिक कॉलम है और यहां पर ये एयर पार्शियल है और इसके सराउंडिंग में भी कोई एयर है। अगर इस एयर का जो टेम्परेचर है, जब ये अपवर्ड मूव करेगी, अगर ये एयर अपवर्ड मूव करे और इसका जो टेम्परेचर है, जिसको मैं बोल सकता हूं इसका जो एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है, जब वो ज्यादा हो जाएगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर से या नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर से, तो क्या होगा, एयर की अपवर्ड मूव करने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी और जहां पर भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का और इस एयर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, वहां पर एयर जाकर स्टेबल हो जाएगी। या अगर इस एयर का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में किसी भी हाइट पर, तो ये नीचे की तरफ ग्रेजुअली आना चाहेगी। जब एटमॉस्फेयर में एयर नीचे की तरफ आना चाहती है तब भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद एयर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी और उसके बाद एयर की मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो एयर स्टेबल कब होगी? एयर स्टेबल जब होगी जब इसका अपवर्ड मूव करने पर जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो ज्यादा होगा जो एटमॉस्फेयर का जो लैप्स रेट है उसके कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ग्राउंड पर भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये असेंड नहीं करेगी। पर एज्यूम कर लेते हैं इसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और ग्राउंड पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है इसके सराउंडिंग एरिया में एटमॉस्फेयर का, तो अब ये असेंड करेगी। तो लेकिन इसका जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो हो सकता है ड्राई का 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर की हाइट पर इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। पर अगर इसका जो लैप्स रेट है वो मैं मान लेता हूं कि ये अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर ये 6.5 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर इसका टेम्परेचर होगा 23.5। अब आप देखिए जो इस एयर का टेम्परेचर था वो कम है और इसका सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये यहां से ऊपर नहीं जाएगी, ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। तो ये एटमॉस्फेयर में अपवर्ड मूव करने पर जो टेम्परेचर डिक्रीज का रेट होगा उसको एनवायरमेंटल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर या नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, और जो एयर अपवर्ड मूव कर रही है इसके टेम्परेचर के डिक्रीज रेट को एडियाबैटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे। और अगर इसमें मॉइस्चर नहीं है तो ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कहा जाएगा। और जनरली ऐसा होता है कि कंडेंसेशन से पहले एयर में जब तक कंडेंसेशन नहीं होती है तब तक उसकी जो कूलिंग होगी वो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से होती है, और ये होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जब इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है तब इसमें होता है वेट एडियाबैटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर, तो उसका रेट जो है वो फिर जनरली हो जाता है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो स्टेबिलिटी कब होगी वो मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में क्या होगा? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में होगा कि जब जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है ये अगर लेस देन हो जाएगा वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर से, तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए जो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट है ये जनरली क्या होता है, ये 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। पर अगर इससे भी कम रेट अगर हो जाए एटमॉस्फेयर की कूलिंग का, और मान लेते हैं ये है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो क्या होगा, ये जो असेंडिंग एयर है ना, जो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट पर जो कूल हो रही है उसकी कूलिंग फास्टर होगी सराउंडिंग के कंपैरिजन में, इसलिए एयर में असेंडिंग होगी ही नहीं। यहां पर इसको समझ सकते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये जो वेट एडियाबैटिक जो रेट है ये है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है या नॉर्मल लैप्स रेट है वो है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इसके कंपैरिजन में ये कम हुआ। अब देखिए
यहां से एयर में कंडेंसेशन हुआ, लेटेंट हीट यहां जनरेट करेगी। अगर लेटेंट हीट भी जनरेट कर देगी ना ये, तो भी इसके कंपैरिजन में ये जो एटमॉस्फेयर है ये वार्मर है हर हाइट पर, इसलिए इस एटमॉस्फेरिक कॉलम में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होने के बाद भी जो सराउंडिंग है उसी का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता तो ये अपवर्ड मूव करती, और जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसकी कूलिंग अगर अपवर्ड मूव करने पर फास्टर होती तो ये एयर जो असेंड करना स्टार्ट की थी वो वार्मर ही बनी रहती और कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड मूव करती। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की कूलिंग कम रेट पर हो रही है, इसलिए ये जो एयर है ना ये कंपैरेटिवली कोल्डर होगी और ये असेंड कर ही नहीं पाएगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। उसके बाद इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी में क्या होता है? इनस्टेबिलिटी में होता है कि एयर की कॉन्टिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट होती रहेगी, और ये कब होगी? ये तब होगी ना जब इस एयर की जो कूलिंग है, जो एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ एयर है वो कम होगा जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि तभी ये कॉन्टिन्यूसली वार्मर बनी रहेगी, इन्वायरमेंट जो होगा एटमॉस्फेयर जो होगा वो कोल्डर बना रहेगा। तो जो इनस्टेबिलिटी है ये भी कई कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है, एब्सोल्यूट, मैकेनिकल एंड कंडीशनल। तो देखते हैं वन बाय वन। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो एयर अपवर्ड मूव कर रही है इस एयर का टेम्परेचर इसके एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है अपवर्ड मूव की। लेकिन जब तक कंडेंसेशन नहीं होगा तब तक ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा जो कि 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस के रेट पर कूलिंग हुई, यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। तो कंडेंसेशन स्टार्ट जब हो जाता है तो उसके बाद कूलिंग जो है स्लो हो जाती है, जो राइजिंग एयर पार्शल है उसका। तो अब इसकी कूलिंग हुई 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है ना वो किसी पर्टिकुलर कॉलम में वो सेम ही बना रहेगा, और यहां पर एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या था? वो था 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ये एनवायरमेंट ज्यादा फास्टर पेस पर इसकी कूलिंग हो रही है, इसलिए ये एयर हर हाइट पर अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में वार्मर बनी रहेगी और कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड मूव करती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर इनस्टेबल बना रहेगा। और मैंने यही बोला था कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है उससे अगर हायर होगा तो एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी डेवलप होगी। उसके बाद जो मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी है, मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी में क्या होता है, ये जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है ना ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई। कितना? ये 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर भी हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो गया तो ये जो राइजिंग एयर थी जब इसमें कंडेंसेशन हो जाती है ना तो उसके बाद चाहे कोई भी राइजिंग एयर हो उसका जो रेट होगा ना टेम्परेचर डिक्रीज करने का अपवर्ड मूवमेंट के साथ वो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, जबकि इसका रेट बहुत ज्यादा है। तो ये लगातार क्या करेगी? फास्टर पेस पर अपवर्ड मूव करती चली जाएगी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है उसका और इसके टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा एयर उतनी ही तेजी से अपवर्ड मूव करेगी। तो जो मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी है उसमें क्या होगा? उसमें जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है ये बहुत ज्यादा होगा जो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा उसके कंपैरिजन में। या आप सीधा लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट का जो लैप्स रेट है वो बहुत ज्यादा होगा जो एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है एयर का उसके कंपैरिजन में। अब है कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। कंडीशनल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है? जो राइजिंग एयर पार्शल है उसका जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी, जिसके कारण क्या होगा? यहां पर एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जो सराउंडिंग एयर है उसके टेम्परेचर में थोड़ा इंक्रीज आएगा।
तो उसके कारण एयर में असेंडिंग स्टार्ट होगी। पर ये जो एयर है, क्योंकि कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस असेंडिंग एयर की जो कूलिंग होगी ना, वो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट पर होगी। मींस 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से ये एयर कूल करेगी। पर जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसका लैप्स रेट है 8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इसका जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कंडेंसेशन के साथ होगा। तो यहां पर आप देखिए ये इस एरिया में कंडेंसेशन हो रहा है। तो जब एरिया यहां पर कंडेंसेशन होगा तो हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने के बाद क्या होगा, ऊपर वाली जो एयर होगी ना उसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग एयर है उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा और ये एयर फिर अपवर्ड मूव करती चली जाएगी। ये है कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। मींस एनवायरमेंटल लैप्स रेट अगर ज्यादा होगा वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट से, तो कंडेंसेशन के बाद का जो पार्ट है वहां पर एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो ये थी कंडीशनल इनस्टेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।